हिना जी नमस्कार। हेलो। क्या विजय जी आप। बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेरी एक्साइटेड टू बी डूइंग दिस लाइव सेशन विद यू। रियली थैंक यू। ऑनर्ड कि आप थैंक जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे मौका दिया अपने साथ बात करने का। नहीं नहीं, हम सब आपकी आवाज के दीवाने हैं। बल्कि मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन सभी लोग जो लोग आ चुके हैं सेशन में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। आपको मेरी आवाज अच्छी से सुनाई दे रही है? क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा ग्लिच आ रहा है। जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है बिल्कुल सही। अभी आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा। तो विजय जी, सबसे पहले तो मैं लोगों को बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पे जो है लोग हैं जो जान बिग बॉस देखते होंगे, फॉलो करते होंगे। उसमें जो नैरेटर की आवाज है, सुबह 8 बज चुके हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। कल देखिए, ब्रेक के बाद देखिए, सारी आवाजें आपकी होती हैं। जी, एक 3 साल से तो नहीं है लेकिन पिछले मतलब 2-3 साल पहले तक एक शो हर एपिसोड के आखिर में समराइज करते थे कि बिग बॉस के घर में आज बहुत कुछ हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, कल का दिन वाकई बहुत दिलचस्प होगा, देखते रहिए। तो वो भी जो है हम लोग करते थे। वो 2 साल से बंद है क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल गया है। और आखिर में हम लोग आगे कल देखिए वो कह देते हैं, तो अब वो जो एंडर है उसकी जरूरत थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ जी हाँ, बिग बॉस में। इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज में भी अभी जो चल रहे थे शोज, उसमें भी इंडियाज बेस्ट डांसर में मेरी आवाज थी, सारेगामा लिटिल चैंप्स। अनफॉर्चुनेटली ये सारे शोज अभी रुक गए हैं। डांस इंडिया डांस। जी हाँ, उसके सारे सीजन मास्टर और वेब सीरीज शेफ। फैमिली मैन भी। फैमिली मैन मेरी एक्टिंग डेब्यू मैंने किया अपना फैमिली मैन के जरिए। उसके जी बाद अच्छा। दो और सीरीज लाइंड अप थी लेकिन अगेन वो शूटिंग हो गई थी, रिलीज होने वाली थी अप्रैल में, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा डिले हो गई है। मिर्जापुर 2 और ब्रीद, छोटे छोटे पार्ट हैं दोनों में, लेकिन इतनी बड़ी सीरीज का मैं हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। क्योंकि फैमिली मिर्जापुर मैन में अच्छा, आपका अच्छा खासा किरदार है, मैंने सुना है सीजन 2 में। सीजन 2 तो बहुत ही काफी अच्छा है क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है अजीत, जो हमारे फील्ड एजेंट्स मनोज तिवारी जी, श्रीकांत तिवारी, मनोज वाजपेयी जी, श्रीकांत तिवारी जो प्ले कर रहे हैं, और शारिब हाशमी, जेके तलपड़े जो प्ले कर रहे हैं, इनको बैक एंड सपोर्ट देता है। इस सीजन में वो बैक एंड सपोर्ट तो दे ही रहा है और साथ में श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी के साथ फील्ड पे भी जाता है। यानी इन्वेस्टिगेशन में स्टेप इन कर रहा है वो भी। अरे आप देखिए, गोली वोली चलाई है। सस्पेंस रखना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए गोली वोली चलाई है, खाली इन्वेस्टिगेट नहीं अच्छा, कर रहा गोली है। वोली चलाई है। हाँ अरे हाँ। वाह। ओके ओके, तो वो तो हम परसों तो की बिल्कुल खबर। हम इंतजार करेंगे। अ, विजय जी, मैं जानना चाहूंगी कि वॉइस ओवर में आने का प्लान कैसे बना? क्योंकि वॉइस ओवर जिस समय आप आए इंडस्ट्री में, उस समय उसको एक प्रॉपर करियर के तौर पर नहीं गिना जाता रहा होगा। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं और प्लान भी करके मानते हैं शायद। अ, मैं प्लान करके तो आया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था वॉइस ओवर करियर होता है। जिस दौर में मैं अपना करियर बना रहा था उस दौर में मुझे पता ही नहीं था कि एक करियर ये भी होता है, वॉइस ओवर। ओ। तो मैंने आम लोगों की तरह पढ़ाई करी, फिर एमबीए किया, फिर नौकरी कर रहा था। नौकरी करते करते बॉम्बे आया, बॉम्बे ट्रांसफर हुआ जॉब में, और अच्छी खासी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी कर रहा था मैं। भारत सरकार के उपक्रम में नौकरी कर रहा था। तो हमारे छोटे शहरों में जब आप सरकारी नौकरी करने लगते हो तो आप यू हैव अराइव्ड, जिसे कहते हैं ना, आपकी जिंदगी सेट हो गई है। तो मतलब हमारी जिंदगी सेट थी वहीं पर। लेकिन बॉम्बे आने के बाद किसी ने इस करियर से इंट्रोड्यूस कराया, मतलब कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप क्यों नहीं इसमें ट्राई करते हैं। मैंने कहा ये क्या होता है, आवाज़ अच्छी है पर मैं गा नहीं सकता, आई कांट सिंग। तो ये थी मेरी लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो ये ये बात है 2006 की, जब मैं 29 साल का था। आई वॉज 29। तो 29 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ करियर ऑप्शन।
और जब मैंने उसमें अपना पहला स्टूडियो सेशन किया तो मुझे बहुत मजा आया। तब मैंने ये निश्चय किया कि हाँ, इसको अब मैं एज अ करियर बनाने का प्रयास करूंगा एट द एज ऑफ 29। फिर 3 साल मैंने नौकरी करते हुए ट्रेनिंग ली, कॉन्टैक्ट्स बनाए, समझा। 32 साल की उम्र में 2009 में मैंने एज अ फुल टाइम करियर इसको चुना। और वो भी अपनी वाइफ गीतांजलि के इंसिस्टेंस पर कि नहीं, अब मैं उनसे कहता रहता था कि मैं कोशिश करूं, मैं कभी ये करूंगा। तो उनका ये कहना शादी से पहले कि भाई करना है तो अभी कर लो, सबसे अच्छा है। उस समय वो भी जॉब कर रही थी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो बोली कि अभी कर लेते हैं, जो भी ट्राई करना है। सक्सीड हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपको अपने टैलेंट को पहचानने की कोई उम्र नहीं होती। यस। और अगर कोई चीज आपको भा जाए तो उसमें प्रयास जरूर करना चाहिए, नहीं तो बाद में एक मलाल रह जाता है कि अरे हम भी कर सकते थे। तो अगर आप प्रयास कर लेंगे तो अगर वो गलत फहमी है तो दूर हो जाएगी। और अगर आप वाकई अच्छे हैं तो आप कुछ ना कुछ उसमें कर ले जाएंगे, और जब कर ले जाएंगे तो जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग ही होता है। जैसा आपके साथ हुआ। जी, जैसा जैसा मेरे साथ। आपकी आवाज सुन के ना, अगर बिग बॉस में मैं आपकी आवाज सुनूं, क्योंकि वो शो मुझे लगता है कि बहुत पॉपुलर शो है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार उसी शो का ही जिक्र निकलेगा। आपने हालांकि बहुत सारे उसमें दिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स होगा जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, जिसके चेहरे पे कभी कभी मुस्कुराहट आती होगी। तो आपको ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं? जी हाँ, देखिए, अगेन मैं हर वॉइस ओवर की अपनी एक डिमांड होती है। जो मैं बिग बॉस में करता हूँ उसकी डिमांड ये है कि बिल्कुल तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होकर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको ये बेहतर पता होगा कि एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड जस्ट पोर्ट्रे द फैक्ट्स। ऐसे ही उस शो में हमारा काम सिर्फ इतना है कि बिना किसी इमोशन के जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन वही जब मैं दूसरे शो में कुछ अगर करता हूँ वॉइस ओवर, तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी इंडियाज बेस्ट डांसर कर रहा था, अभी तो सब लगाम लगी हुई है। तो अगर उसमें मैं इंट्रो करता हूँ जैसे वेलकम बैक, ये तो हाँ। उसकी टोनैलिटी एकदम बदल जाती है। उसमें मैं कुछ इस तरह जाऊंगा कि वेलकम टू इंडियाज बेस्ट डांसर ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। एक आवाज में खनक आ जाएगी, एक मस्ती। अगर उसमें कुछ ऐसा वॉइस ओवर है जहां पर ये कंटेस्टेंट तो अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे, तो देखते हैं भैया अगला कंटेस्टेंट जो आ रहा है वो कुछ कर पाता है या नहीं। या अगर कोई इमोशनल वॉइस ओवर है, इनके सपने तो चूर चूर हो गए, लेकिन अगला जो आने वाला है क्या वो अपने ख्वाबों को पंख दे पाएगा। तो ये जो मैं आपको करके बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ कि हर शो की अपनी एक अलग डिमांड होती है। जैसे बिग बॉस का आपने जिक्र किया कि इसमें बहुत ही स्टर्न लगता है मामला, बहुत ही लगता है जैसे इमोशनलेस, ये कोई जल्लाद आ गया है। लेकिन तो वो इमोशनलेस उस शो की डिमांड वैसी है, इसलिए वहां पर वैसा रहता है। तो डिपेंड करता है क्या हम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम। ये देखिए मेरी बेटी भी आ गई है, उसको हर इंटरव्यू में उसको जरूर अपनी गेस्ट अपीयरेंस देनी होती है। हाय, हाउ आर यू? I'm fine. क्या नाम है आपका? How are you? क्या नाम है? सॉरी। Saranjali Singh. वाओ, वेरी नाइस नेम। पापा आजकल घर पे मजे आ रहे होंगे ना आपको खेलने में? अरे वाह, खूब खेलते हो? अपने बेबी के साथ. ये बेबी के साथ? I have a 5 month-old son also. ओके। वो हमको भी एंटरटेन रखता है और वो इनको भी एंटरटेन रखता है, उसका ये बड़ा ख्याल रखती हैं। तो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, इनको वो जरूर आती हैं एक बार हेलो करने और देखने की क्या चल रहा है। तो मैंने क्या कहा चल रहा है उनकी बच्चों? जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे शोज, अलग अलग शोज में अलग अलग, तो जैसी हमें ब्रीफ मिलती है हम उस तरह का इमोशन
पोर्ट्रे कर देते हैं, उस तरह से हम आ, उस तरह से बेसिकली ट्रीट करते हैं वॉइस ओवर को। विजय जी, शो में कई बार सुना है कितने कंटेस्टेंट के मुंह से कि मुझे तो इस आवाज से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, वो आवाज अलग आवाज है, वो बिग बॉस की आवाज है। वो बिग कौन बॉस की है? आवाज मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी आवाज मतलब आपकी आवाज भी कम नहीं है। नहीं नहीं, जो लोग नैरेशन अभी मैंने एक गालिब का शेर डाला इंस्टाग्राम पे ही, तो इस तरह के कमेंट आते रहते हैं कि आपकी आवाज बहुत कमाल है। और मैं बड़ा मलाल फील करता हूँ कि ये शादी के पहले मैंने क्यों नहीं ट्राई किया ये करियर, तो उससे कुछ फायदे हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अटेंशन तो फिर भी अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे कमाल की बात ये है कि गीतांजलि को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, वो कभी इनसिक्योर फील नहीं करती, वो कि हाँ ठीक है, वो आवाज तक जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इंसान से जब आदमी मिलेगा तो ये प्यार अपने आप कम हो जाएगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस है आप पर उनको। इतना उनको उनको पूरा बाकायदा उनको जो है पूरा विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं है, उड़ लो तुमको जितना उड़ना है, आना तो घर पे ही है। चलिए, बहुत ही अच्छा सीक्रेट आपने शेयर कर दिया आज तो। जी 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 जी। लेकिन जब आप एक शो में इतना समय देते हैं, 4-5 महीना वहां रहते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट एज अ व्यूअर जब हमारी हो जाती है, तो आप इस बात को मुझे लगता है डिनाई नहीं कर सकेंगे कि आपकी भी अटैचमेंट वहां के कंटेस्टेंट से, वहां जो चीजें होती है जरूर होती होगी। होती थी तो और वो खतरनाक है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है क्योंकि आप शो से जुड़े हुए हैं, तो आपका तटस्थ न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। हाँ। मैंने अपने तरीके निकाले हैं। वो जो अटैचमेंट है, वो जो होता है ना कि अरे ये इसके साथ बुरा हो रहा है, देखिए द मोमेंट यू गेट अटैच्ड आपको ये लगने लगता है अरे इसके साथ गलत हो रहा है, यस। इसको ज्यादा फेवर करें, उसको ज्यादा नहीं करें, तो वो उन लोगों के लिए जो शो से जुड़े हुए हैं ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसके मैंने अपने तरीके निकाल रखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ शो को, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं न्यूट्रल बना रहूँ, किसी के प्रति कोई इमोशन मेरे अंदर ना आए। मैं सिर्फ शो के बारे में सुनता हूँ, क्रू मेंबर से सिर्फ सुनता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि मुझे ओके। जानकारी रहे what is happening, so that I am aware of what is happening, but I am not involved. और वो बहुत ज़रूरी है, वो इन्वॉल्वमेंट न रखना शो में जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए भी ज़रूरी है, और मेरी अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो जब शुरू में इन्वॉल्व रहते थे तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हुआ था कि नहीं, ये मेरे लिए इन्वॉल्व होना, हाउ यू रियलाइज दिस कि नहीं, मुझे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? वो बहुत शुरू में ही रियलाइज़ हो गया। सीज़न जो मेरा पहला सीज़न था, सीज़न 4, वो मेरा पहला सीज़न था। और Yes. मैं आपको बताऊँ, जब मैं एज एन ऑडियंस देखता था इस शो को, जब मैं शो में जुड़ा नहीं था, तो सीज़न 3 में राजू श्रीवास्तव थे कंटेस्टेंट, उनसे बहुत जुड़ाव हो गया था, और जिस दिन वो निकले थे उस दिन से हमने शो देखना, मैंने और मेरे छोटे भाई ने बंद कर दिया था। तो इस तरह किनसे? का सॉरी, मैंने मिस कर दिया, कौन? राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव। ओके ओके, हाँ हाँ। वो भी ओके। कानपुर से हैं, हम भी कानपुर से हैं, और हाँ। उनकी पर्सनैलिटी या शख्सियत ऐसी है कि आपको उनसे लगाव हो ही जाएगा। तो जब जुड़े नहीं थे तो इस लेवल का इन्वॉल्वमेंट होता था, फिर जब जुड़ गए तो मैं नाम नहीं लूंगा कंटेस्टेंट, सीजन 4 में एक कंटेस्टेंट थे जिनसे बहुत अटैचमेंट हो गया। वो जब निकले तो ये हुआ, अरे ये क्या हो गया, ये गलत हुआ, ऐसे हुआ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये सही नहीं, और फिर अगले सीजन से ही फिर मैंने अपने को न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल कर दिया। तो और अगर मैं आपसे, जी सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। और ये बहुत सारे शोज के साथ हो जाता है। ये एक समस्या है कि जब आप किसी भी रियलिटी शो से जुड़ते हैं और अगर आप उसको फॉलो करने लगे तो आप कितनी भी कोशिश करें, एक इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है, एक लगाव किसी के प्रति, एक घृणा तो नहीं पर हाँ एक डिसलाइकिंग किसी के प्रति। कुछ कंटेस्टेंट को आप लाइक करते हैं, कुछ को आप डिसलाइक करते हैं, और ये मैं ओवरऑल सारे शोज की बात बता रहा हूँ। तो अब आप एक टाइम पे मैं 3-3, 4-4 शो कर रहा हूँ, और सब में अगर मैं इस तरह से लाइक्स और डिसलाइक्स करने लगूँ तो आप सोचिए कि मेरी निजी जिंदगी का क्या होगा।
कि ये सिंगर अच्छा है, इसको रहना चाहिए, ये क्यों नहीं रह रहा है, ये डांसर अच्छा है तो इसको ये होना चाहिए, ये शेफ अच्छा है तो इसको, मतलब मेरी तो उथल पुथल मच जाए लाइफ में। हम्म। तो तो ये आप एक सीखा है। प्रोफेशन की तरह लेते हैं, स्क्रिप्ट मिलती है, करते हैं और अटैच होने से बचते हैं। बचते राइट। बचते मतलब बचते आपकी, शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी इसीलिए कभी बचपन शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑब्वियसली क्योंकि आप दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बचना आपको पड़ता है, जो आपका प्रोफेशन है उसके हिसाब से। जी जी लेकिन बिग बॉस सीजन 13 की बात करूं, मुझे मालूम है कि मैं मतलब पता नहीं जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फेवरेट ऐसा कभी लगा, या बाहर आने के बाद आपने कहा उससे कि हाँ तुम्हारा गेम पसंद आया था, या? नहीं नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं ना मिले किसी अच्छा। से भी, प्रयास रहता है। और कोई ऐसा नहीं था, यकीन मानिए आज तक मुझे जो लोग पसंद आए हैं, अ, इमाम सिद्दीकी, ओके। अ, मनवीर गुज्जर, क्योंकि वो इनकी ईमानदारी बहुत छू गई, पसंद। प्रीतम, गौतम गुलाटी, ये लोग पसंद। इसके बाद पसंद नापसंद छोड़ दिया, छोड़ दी। काम करिए और खुश रहिए। आपको जो दिया जाता है स्क्रिप्ट के हिसाब से दिया जाता है, या आपको पूरा लाइव शो बैठ के देख के फिर सोच, पूरा सब स्क्रिप्ट दे दिया जाता है? ये है आजकल, ये बोलना है तो तो जब आपने कहा कि आपने राजू श्रीवास्तव वाला सीजन देखना भी छोड़ दिया था, आपने कभी सोचा था अब इस शो से मैं ही जुड़ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये नवंबर 2009 की बात है, जब हाँ। अक्टूबर या नवंबर 2009, जब ये वाला सीजन 3 चल रहा था। सपने में भी नहीं सोचा था। उसी समय वॉइस ओवर करना शुरू किया था नया नया, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि अगस्त 2010 में मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँगा और अक्टूबर 2010 में मैं एक्चुअली उस सेट पे पहुंच जाऊंगा। अब 2 अक्टूबर 2010 को सीजन 4 शुरू हुआ था और मैं 1 अक्टूबर की सुबह रात में मैं पहुंच गया था सेट पे लोनावला। तो सोचा ही नहीं था, मतलब सपने, अविश्वसनीय बात थी मेरे। तो जैसा कि मुझे लगता है कि सलमान खान के बिना बिग बॉस का सीजन मुझे अधूरा, मैं सोच ही नहीं सकती कोई होस्ट करे, वैसे आपकी और बिग बॉस की आवाज के बिना भी नहीं सोच सकते कि ये कभी सीजन हो, क्योंकि इतना लोगों के जहन में बस चुके हैं। यहाँ पे लोग बोल भी रहे हैं कि एक बार बोल दीजिए आगे देखिए। आगे देखिए शाम 7 बजे। सो नाइस। और ये सभी लोग जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाल कर। वेदांत राठी जुड़े हुए हैं। वेदांत राठी जो हैं ये शायद हमारे पड़ोसी हैं, अगर ये वही हैं तो अच्छा है, लेकिन ये बिग बॉस ना देखे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इनकी उम्र 13-14 साल है। क्यों आपने ना देखने की सलाह क्यों दी? नहीं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अच्छा, छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। ये शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 साल के हैं। आपकी वाइफ देखती है बिग बॉस? ये सीजन तो देख रही थी। अगर मैं जानना चाहूँ, वॉइस ओवर ये 4-5 महीने का आपका यहाँ पे काम रहता है, जाहिर सी बात है कि डे नाइट काम रहता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी, मैंने जो लास्ट आपका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था फिल्म विंडो में, तब भी आपने बोला था कि आपको जो है सेट पर पहुंचना ही पड़ता है टाइम पर, और 5 महीने पूरे ऑक्यूपाइड रहते हैं आप। बाकी के समय में मुझे लगता है आपको प्रोजेक्ट्स उस हिसाब से लेने पड़ते होंगे कि बिग बॉस की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। अब जो है थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि कभी अगर ऐसा कुछ हो तो एक आध दिन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास अपना सेटअप है रिकॉर्ड करने का, ओह, तो मैं कहीं भी रहूं मैं रिकॉर्डिंग करके भेज सकता हूं। तो ये जो 4 महीने शो चलता है बिग बॉस, इस दौरान भी मैं दूसरे शोज, दूसरे वॉइस ओवर्स करता हूं, सिर्फ रिकॉर्ड करके भेज देता
और अब इतना लोग समझने लगे हैं कि कोई इंसिस्ट नहीं करता कि आप आइए। अगर मैं बिग बॉस में हूँ तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, इसमें इस समय वो शो में बिजी हैं, तो उनको स्क्रिप्ट भेज दीजिए और ये करके रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, तो उससे बाकी प्रोजेक्ट्स पे असर नहीं पड़ता है। वरना फिर आप एक बार चीज़ें मिलना कम हो जाए आपको, तो फिर आगे उसको कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बार गेम से बाहर हो जाए, जैसे अगर मैं सिर्फ वही शो बिग बॉस ही कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, तो फिर अगर उस दौरान दूसरा कोई मेरी जगह काम करने लगेगा तो फिर लोग उसी से काम कराएंगे और आई विल बी आउट। तो थैंकफुली वो सिचुएशन नहीं है, वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है कि हाँ ठीक है, ये करके भेज देगा, इसको स्क्रिप्ट भेज दो। तो बाहर से बाकी यहाँ मयूर कह रहे हैं कि सर एनी टिप्स फॉर बेटर वॉइस। कहाँ है मयूर, कहाँ है? हाँ, ये एनी नहीं, टिप्स फॉर बेटर वॉइस। मयूर, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करता हूँ, अगर आप बॉम्बे में हैं तो कभी मेरी वर्कशॉप अटेंड करिएगा। मैं एक ही चीज़ अगर इस लिमिटेड समय में मैं आपको बताना चाहूँ, टिप फॉर गुड वॉइस इज, आवाज़ का आधार है आपकी सांस। आपकी सांस पे अगर आपका कंट्रोल होगा तो आप अपनी आवाज़ के साथ खेल सकते हैं। तो अपनी सांस पर काम करिए, वर्क ऑन योर ब्रेथ। और ब्रेथ पे काम करना बहुत आसान है। योग की जितनी भी एक्सरसाइज है उनका आधार सांस है। प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, सांस रोकिए और छोड़िए, सांस जितनी देर रोक सकते हैं वो करिए। तो सांस, ओमकार, ओम का उच्चारण, वाइब्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट ब्रेथ एंड वाइब्रेशंस। एक्सरसाइजिंग द वोकल कॉर्ड एंड एक्सरसाइजिंग द रिब केज एरिया, योर लंग्स। इतना ही अगर आप कर ले जाए ना तो आप 6 महीने में फर्क देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि वॉइस पे काम करना और फॉर एग्जांपल बॉडी पे काम करना, दो अलग अलग चीज़ें। बॉडी पे जब आप काम करते हो, डंबल्स उठाते हो, तो कट्स आपको दिखने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉइस पे जब आप काम करोगे तो आपको चेंज, वो इंटरनल चेंज होगा, वो आपको महसूस नहीं होगा। तो हो सकता है मोटिवेशन डगमगा जाए, लेकिन निरंतर अगर आप प्रयास करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब वॉइसिंग शुरू की थी मैं बहुत नेजल साउंड करता था। मैं ऐसे बोलता था, निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, कोई सपना उठा के तो देखो। तो उस पे मैंने काम किया, तो अब मैं निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो। आज मैं नीचे के नोट्स या ऊपर के नोट्स, देखिए एक नया टीवी शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फेमस जर्नलिस्ट हीना जी। तो वो वेरिएशंस आप ला सकते हैं अगर आप अपनी सांस पर काम करें तो। अगर मुझे इतने कम समय में आपको कोई टिप देनी है तो यही होगी। मयूर साहब, आपके इस सवाल के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब आपने बोला कि आपको जब वॉइस पे आप करेंगे काम तो आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को जब रिजल्ट नहीं दिखता हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। ये एक बड़ी भारी समस्या है। अच्छा, अब आपको चलिए वॉइस का जिक्र हो रहा है तो मैं एक और कमाल की बात बता देता हूँ। हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखता है वॉइस में? क्या होता है कि द साउंड ऑफ आवर वॉइस, जरा इसको ध्यान से सुने सभी लोग, द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक इट इज। हम अपनी आवाज के बारे में हमेशा गलतफहमी का शिकार रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी आवाज ऐसी साउंड करती है, और वो कभी ऐसी साउंड, तो हम अपनी आवाज से एक्चुअली अवेयर ही नहीं होते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अपनी आवाज की अवेयरनेस, कि हाँ दिस इज हाउ आई साउंड। और उसके लिए बहुत जरूरी है अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनते जाइए। पहली बार जब सुनेंगे तो अरे बाप रे ये क्या है, ये हमेशा रिएक्शन होता है, अरे ये किसकी, मेरी आवाज है। वो रिएक्शन इसीलिए होता है कि हमने दिमाग में एक इमेज बना रखी है अपनी आवाज की, और हम उस इमेज को ही सच मान लेते हैं। तो पहले तो आप इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एक्चुअल आप कैसे साउंड करते हो। अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। यहाँ जरीन आपसे कह रही थी कि अगर आपकी आवाज ही आपकी पहचान जब होती है तो कितना अच्छा लगता है, कितना फक्र महसूस करते हैं। अरे भाई बहुत ज्यादा। मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतना सम्मान, मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं लाइफ में। तो आज जब लोग पहचानते हैं, और थैंक्स टू बिग बॉस, थैंक्स टू सोशल मीडिया, मुझे लोग पहचानते हैं।
तो मैं मॉरिशस में था, वहाँ पर सडनली समबडी वॉक्स अप टू मी एंड सेज कि अरे आप वो हैं, हमने आपका इंटरव्यू देखा है, एक बार वो आवाज़ निकाल के दिखा दीजिए। मैं साउथ अफ्रीका में था, तो यही सेम एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। हिंदुस्तान में मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे सडनली एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, सर हम लोग यूट्यूबर हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं, प्लीज़ आपके साथ एक फ़ोटो और एक छोटा सा वीडियो। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत खुशी होती है। तो आवाज़ ही पहचान है, जो बात है वो मेरे ऊपर सच बैठती है और उससे बड़ी खुशी। लेकिन हमारे यहाँ पे दिखने के बाद जो है लोग ज्यादा ये करने लगते हैं। तो आप मानते हैं जब आपने वेब सीरीज में डेब्यू किया फैमिली मैन, अभी जॉन के साथ भी आपकी फिल्म आ रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी उसकी उससे शूट जी ज्यादा पहचान रिकग्निशन मिलने लगता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप दिखते हैं वो जो रिकग्निशन लेवल्स हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि देखिए वेब सीरीज मेरी पिछले साल आई है हाँ हाँ। और बाकी अभी जो भी काम है वो पाइपलाइन में, कुछ भी बाहर नहीं आया है। उसके बावजूद वेब सीरीज आने के पहले से ही, थैंक्स टू माय एसोसिएशन विद बिग बॉस, बहुत ज़्यादा लोग पहचानते थे, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आज भी आप गूगल करेंगे तो मेरा चेहरा, मेरी फोटो आ जाती है। तो वो पहचान थी पहले से, लेकिन फैमिली मैन से वो और बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो जिम गया जाता हूँ मैं तो लोग आ जाते हैं कि अरे आपका मैंने वेब सीरीज़ देखी। कई जगह ऐसा हुआ कि वेब सीरीज़, और वहाँ से लोगों ने कहा आपकी वेब सीरीज़ देखी, फिर आपके बारे में सर्च किया तो आपको पता लगा आप वो हैं, आप फलाने हैं। तो दोनों तरह से खुशी होती है, चाहे बिग बॉस की वजह से लोग पहचाने, चाहे वेब सीरीज की वजह से लोग पहचाने, और उम्मीद है कि ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। पर बिग आप बॉस क्या? बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूँ, पर आप बिल्कुल सही कह रही थी कि एक बार जब चेहरा आ जाता है कहीं पर, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, किसी OTT मीडियम, फिर जब फिल्म में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो पहचान और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपकी आवाज से आपको एक्टिंग मिली, एक्टिंग डेब्यू मिला या? बहुत बड़ा योगदान है आवाज का ही। वो कहानी ऐसी है कि मैं एक शो कर रहा था, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, स्टार पे आता था, उसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा था। एक्टिंग से रिलेटेड शो था, तो मैंने एक सजेशन दिया कि इन एक्टर्स को मैं वॉइस कोचिंग दे देता हूँ, क्योंकि मैं वॉइस कोच हूँ। तो वो सुझाव मंजूर कर लिया गया, 2 एपिसोड बन गए उसके, और उसी में एक्टिंग जो मेंटोर थे वो थे मुकेश चावला साहब। उनसे मुलाकात हुई तो उनको बताया मैंने कि मैं थिएटर करता हूँ। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई आप कभी इंट्रो के लिए हमारे ऑफिस में दिखे नहीं, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। वो ऐसे इंसान है कि अगर वो आपको आज देखेंगे और 2 साल बाद कहीं उनको लगेगा कि आपको कास्ट कर सकते हैं तो कास्ट कर देंगे आपको, इतनी शार्प मेमोरी। तो बोले कि आपको कभी देखा नहीं? तो मैंने बताया कि साहब मैं इतना इसमें बिजी रहता हूँ, कभी इंट्रो वगैरह के लिए आ नहीं पाए, जो टाइम मिलता है थिएटर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तब उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया और मैं फैमिली मैन के ऑडिशन के लिए गया 1 दिन के अंदर। तो आवाज का कहीं ना कहीं कनेक्शन था इस रोल को मिलने में। तो विजय जी, बिग बॉस 14 का कॉन्ट्रैक्ट आया या नहीं अभी आपके पास? अभी तो सब डायलेमा में है मामला कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। उम्मीद है कि आए, आप सबकी दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह जरूर आएगा। जब हमने डाला था तो एक सवाल आया था आपके लिए जी ओम का, कि आपको लगता था कि बिग बॉस 13 शो बायस था सिद्धार्थ के लिए? अभी इस सवाल का जवाब मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो मैं उस नजरिए से देखता ही नहीं शो को। और मैंने आपको जैसा कि बताया, जब आप शो में इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि ये इसके बायस है, वो उसके बायस है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। किसी के प्रति बायसनेस रख के किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जब लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं तो वो एक प्रतीक है, दैट्स अ सिग्नल कि द शो इज डूइंग वेल। यस, वेरी ट्रू। शो की चर्चा हो रही है, मतलब अच्छा जा रहा है शो। जी जी, अगर आपके बारे में बात कर रहे हैं लोग तो कुछ तो आप सही कर रहे हैं।
तो जब ये लोग सब बाहर आते हैं, ये सब देखिए आप बहुत सारे रियलिटी शो से जुड़े रहते हैं, तो जब ये रियलिटी शो जब खत्म हो गया, ये लोग बाहर आते हैं, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपको कभी एक इमोशनल अटैचमेंट आप बचते हैं, लेकिन रहता है कि हाँ ये अभी क्या कर रहे हैं, ये लोगों का क्या काम चल रहा है, कहाँ तक इनको सक्सेस मिली। तो हाउ मच यू फील यूर कॉन्ट्रीब्यूशन, या हाउ मच यू फील द अटैचमेंट विद देम? कंट्रीब्यूशन तो नहीं, लेकिन वो अटैचमेंट। अटैचमेंट बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ, पुनीत जो है कोरियोग्राफर, पुनीत हाँ हाँ हाँ। डांसर, बहुत कमाल के डांसर हैं, स्ट्रीट डांसर वगैरह कई फिल्में कर चुके हैं, यस यस। कई शोज में कोरियोग्राफी करते हैं। पुनीत डांस इंडिया डांस मेरे ख्याल से सीजन 2 के प्रोडक्ट है। पुनीत से जब भी मुलाकात होती है तो एक हम लोग का एक बॉन्ड बन गया है। मैंने उनको जब पहली बार मिला था तो बताया था कि मैं भी DID से जुड़ा हूँ, मैं आवाज हूँ, तो बहुत खुश हो गए थे। तो उनसे या किसी और कंटेस्टेंट से कभी मुलाकात होती है तो बहुत खुशी होती है कि इतना अच्छा कर रहे हैं। आज पुनीत इतने फेमस कोरियोग्राफर हैं, बहुत सारे शोज वो करते रहते हैं, जीवन में बहुत तरक्की कर गए हैं। तो जब भी मुलाकात होती है, एक वार्मथ के साथ मुलाकात होती है, बहुत खुशी होती है कि ये इतनी तरक्की कर गए। और ना केवल उन लोगों से जिनके साथ मैं रियलिटी शोज के जरिए जुड़ा हूँ, उन लोगों से भी जिनसे मैं इस प्रोफेशन से पहले जुड़ा था, जैसे कि आयुष्मान खुराना। ओ। आयुष्मान साहब और मैं बिग FM के लिए काम किया करते थे। आयुष्मान दिल्ली का शो होस्ट किया करते थे, दिल्ली के एक शो के RJ थे, और वो शो वो बॉम्बे में ही रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि वो बॉम्बे आ गए थे और अपना एक्टिंग का स्ट्रगल उनका चल रहा था। तो और मैं सेल्स में था, तो मैं जनरली रात में 11 बजे के बाद स्टूडियो एक्सेस मिल जाती थी, तो प्रैक्टिस भी करता था और अपना कुछ काम जो है पेंडिंग वर्क वो भी रात में कर लिया करता। तो वो आते थे स्टूडियो 10 बजे के बाद। हम लोगों की डेस्क आगे पीछे थी एकदम, तो बड़ी मुलाकात हम लोगों की हो जाया करती। तो धीरे धीरे वो बॉन्ड बन गया कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग की 3 साल बाद मुलाकात हुई, जब हमने रेडियो स्टेशन छोड़ दिया। उनकी विकी डोनर चल गई थी, मैं थोड़ा सा, मुझे बिग बॉस के जरिए काम मिलने लगा था। और तो जो खुशी थी हम दोनों की, अभी हम लोग फिर मिले जी सिने अवार्ड्स में, उन्होंने एक एक्ट किया था और जी सिने अवार्ड्स के लाइव वॉइस ओवर में कर रहा था। तो अगेन वो जो खुशी थी कि अरे वाह आप यहाँ, मैंने कहा अरे आप, बोले आप तो यू स्लिम डाउन अ लॉट, लुकिंग फैंटास्टिक, डूइंग वेल। आई सेड डूइंग वेल, तो मतलब आप तो somebody like you to say that is really, तो कोई भी उस दौर से मिलता है तो बहुत खुशी होती है। हमारे शो से अगर कोई निकल के जीवन में अच्छा कर रहा है तो बहुत खुशी होती है। मैंने पुनीत का किस्सा आपको बताया, और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रीतम हैं, प्रीतम इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनसे जब भी मिलते हैं एक वार्मथ के साथ बहुत खुशी होती है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों की डबिंग वगैरह में आप सॉरी मुझे पता नहीं आपने की है या नहीं, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ। मैं करता था, ओके। फिर रियलिटी शोज, एड फिल्म्स के काम में इतना बिजी हो गया। अच्छा चलिए आपको ईमानदारी से भी बता देता हूँ, जब मैंने शुरू किया था करियर तो एक परसेप्शन बन गया था कि ये भारी आवाज़ है, वॉइस ओवर टाइप की आवाज़ लगती है इसकी, डबिंग में उतना अच्छा करता नहीं है। तो 2013 में जब मैंने थिएटर की शुरुआत करी, तो थिएटर करने का एक रीज़न यही था कि अपनी अदायगी, थोड़ा आवाज़ की अदायगी को थोड़ा इम्प्रूव करूँ, ताकि मुझे डबिंग का काम और मिलने लगे। मुझे नहीं पता था कि वो करने के बाद मैं कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने ही आ जाऊंगा। तो वो एक्टिंग जो है वो भी एक्सीडेंटली शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ क्योंकि डबिंग का काम कम हो रहा था मेरी लाइफ में, वॉइस ओवर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर लेकिन 1-2 साल और करने के बाद वॉइस ओवर के काम ही इतने हुए। डबिंग का काम देखिए क्या है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम लगता है, बिकॉज जी सॉरी सॉरी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। उसमें आप कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो जैसे इंग्लिश से हिंदी में अगर आप डब कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो उस कैरेक्टर को पूरा आवाज़ देना, उसके लिप मूवमेंट को मैच करना, वो मैंने जब अपनी ही डबिंग करी थी फैमिली मैन के लिए, उसमें मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे, जबकि मैं अपने लिए ही डब कर रहा था। तो वॉइस ओवर के काम में मैं इतना बिजी हो गया कि फिर वो छूट ही गया। हालांकि बीच बीच में मैं करता रहता हूँ जब भी कोई ऑफर आ जाता है। जैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स एक ज़माने में HBO ने हिंदी में डब किया,
पहले 3 सीजन एचबीओ हिंदी में डब करता था, तो उसमें कैरेक्टर था सर डेवॉस का। सर डेवॉस ओके। करके कैरेक्टर थे जो कि सेनापति थे, मैं नाम भूल रहा हूँ राजा का। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था, वो मैंने डब किया। अभी 2 साल पहले स्टैन द फिश करके कैरेक्टर था होटल ट्रांसिल्वेनिया में। तो अगर ऑफर मिलता है, कोई कहता है करने के लिए, तो मैं अभी भी खुशी खुशी करता हूँ, लेकिन कम, वो काम कम ही करता हूँ। यहाँ पे ओम है, उनका जन्मदिन है और ये अरे हमारे रेगुलर में जब भी लाइव जाती हूँ जरूर आते हैं। मैं उनको अभी विश करता हूँ। शाम 7 बजे हिना जी ने ओम को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी और ये उम्मीद जताई कि वो जीवन में तरक्की करते रहें। थैंक यू, थैंक यू। मैंने एक जगह पढ़ा था विजय जी कि आपकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था, ये फैक्ट सही है? हम लोग की आवाज बहुत जगह बहुत बार रिजेक्ट होती रहती है, उसमें मिस्टर मतलब बच्चन की हो चुकी है। हाँ हाँ, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि अगर जो जो रिक्वायरमेंट है, मैं आज तक ऐसा होता है कि सर वो एक वीओ करना है, पहले एक क्लाइंट को अप्रूव कराना होगा, कुछ भेज दिए शोरील सैंपल, हम सैंपल भेजते हैं, वहां से जवाब आता नहीं सर उनको ऐसी आवाज चाहिए, उनको यंग आवाज चाहिए, या उनको थोड़ी और उम्रदराज आवाज चाहिए, या उनको पेपी आवाज। तो हम अभी भी रिजेक्ट होते हैं, बहुत रिजेक्ट होते हैं। इस करियर में, इस प्रोफेशन में आने का एक सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट जो है वो ये है कि आपको रिजेक्शन झेलना आना चाहिए, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ये रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं सूट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सूटिंग द रिक्वायरमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो रिजेक्शन नहीं है। वेरी ट्रू, बहुत पॉजिटिव बात थी। तो ये देखिए मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ अभी, और मैं इसी तरह सोचता भी हूँ, लेकिन हाँ जब वो रिजेक्शन होता है तो थोड़ी देर दिल में एक कसक सी उठती कि काश मिल जाता, काश एक काम मैं कर लेता, लेकिन देन यू एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि अच्छा ठीक है, शायद यहाँ पर मेरी आवाज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस तरह की आवाज की रिक्वायरमेंट, या इस कैरेक्टर के लिए मेरा चेहरा सूट नहीं करता था, किसी और का चेहरा सूट करता था। तो चाहे एक्टिंग हो, चाहे वॉइस ओवर हो, रिजेक्शन होता है और आपको वो फेस करना आना चाहिए। चलते चलते मैं आपके आने वाले जॉन की जो फिल्म आ रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बता सके। अगेन बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता एक्चुअली। एक अच्छा रोल है, होपफुली शूट हो और हम लोग उसको लेकर सामने आ पाए। एक और फिल्म जो मैं करने जा रहा हूँ, जो अभी नरेशन मतलब हुआ है उसका, अगेन हम लोग अप्रैल में शूट करने वाले थे। बाइपोलर डिसऑर्डर पर वो फिल्म थी, और बहुत ही यंग लड़की ने लिखी और बहुत ही यंग डायरेक्टर है जो उनको डायरेक्ट कर रहे थे। वो उसको मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर से हम लोग रूबरू हुए हैं, मेरे फादर को है बाइपोलर। तो वो फिल्म ऐसी थी जिसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग फॉर दैट। उसमें मैं एक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित लड़की का पिता का किरदार निभा रहा हूँ। मतलब काफी चैलेंजिंग रोल होने वाला है। बहुत ज्यादा वो इमोशनल रोलर कोस्टर होगा, पर मजा आएगा, मुझे उम्मीद है। जाते जाते आपके फैंस को जो जुड़े हैं उनको कुछ आपके अंदाज में कुछ बोलना चाहेंगे? शाम 7:30 बजे विजय विक्रम सिंह ने लाइव चैट में जुड़े तमाम लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। थैंक यू विजय जी, आप हमसे जुड़े। वाकई में आपकी आवाज की भी हम कायल है और हम इंतजार करेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और सभी लोग जो जुड़े हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं दिख रहे हैं, अमर दिख रहे हैं,